हेलो फ्रेंड्स, आज की वर्चुअल क्लास की इंग्लिश श्रृंखला में मैं अर्चना अली आपका स्वागत करती हूं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आपने 2 दिन हमारे विषय विशेषज्ञ मिस्टर तिवारी से ट्रांसलेशन के विषय में सुना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए हमने उसको ज़्यादा टाइम दिया है और उन्होंने कितने रोचक ढंग से आपको ट्रांसलेशन के विषय में बताया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिर्फ 9वीं 10वीं की कक्षाओं के लिए ही नहीं, बल्कि अनुवाद एक ऐसा विषय है कि दूसरे चीज़ जैसे निबंध है और भी कई चीज़ों में काम हमें आता है। इसलिए आज हम फिर मिस्टर तिवारी, जो कि आज के हमारे एक्सपर्ट हैं, मैं उनका स्वागत करती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि आज पुनः वो हमारे बच्चों को बहुत ही रोचक ढंग से और भी टिप्स बताएं, जिससे कि वे और अच्छे नंबर ट्रांसलेशन में ला सकें। मिस्टर तिवारी। थैंक यू अर्चना जी। बच्चों, जैसा कि अभी अभी आज की हमारी एंकर अर्चना जी ने आपको बताया कि अनुवाद सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोग इस बात को सहज ही स्वीकार कर लें तो इसमें हम सभी का हित है कि किसी भी देश का कोई भी नागरिक हो, मूल निवासी हो, उसका चिंतन मूल रूप से उसकी अपनी मातृभाषा में होता है। अर्चना जी, आप सहमत हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो हम भी चाहे कितने भी पढ़ लिख क्यों न जाएं, लेकिन हम लोग अंग्रेजी में सोचते नहीं हैं, सोचते हैं हम अपनी मातृभाषा में हैं और बाद में अनुवाद करके ही उसको हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं। जी हाँ। तो अनुवाद अगर हमें आ जाए तो हम लोग परीक्षा के अन्य प्रश्नों में भी, चाहे निबंध लिख रहे हों, चाहे आपका जो क्या लेटर आता है, प्रार्थना पत्र आता है, वो लिख रहे हों, अनसीन कर रहे हों, तो वहाँ पर हम प्रश्न को समझ के फिर अपनी भाषा में उसका उत्तर सोच के अनुवाद करके उसको हम सही लिख सकते हैं। इसलिए हमने इस टॉपिक को बहुत अधिक समय दिया है और कल के रिव्यू में भी हम इसी टॉपिक पे पूरे डिटेल में बात करेंगे और अगले 1-2 दिन में इसको समअप करने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत अच्छा। आज हम लोग 10वीं क्लास के छात्रों से, चूँकि हम एक दिन पहले बात कर चुके हैं, इसलिए उनको पहले रिकैप देंगे अर्चना जी आपकी अनुमति से, और इसके बाद उनको कुछ नए टिप्स हम लोग देना चाहेंगे। जी बिल्कुल। बच्चों, चलिए आपको टीवी स्क्रीन पे हम ट्रांसलेशन का एक रिकैप दिखाते हैं। आपने पिछली कक्षा में देखा था कि किस तरह से ये 3 वाक्य, राम खेल रहा है, राम खेल रहा था और राम खेल रहा होगा, इन्हें अंग्रेजी में राम इज़ प्लेइंग, राम वॉज प्लेइंग और राम विल बी प्लेइंग के रूप में दिखाया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राम तीनों ही वाक्यों में है, खेल रहा भी तीनों ही वाक्यों में है, लेकिन खेलने का जो समय है, एक जगह अभी खेल रहा है, दूसरी जगह खेल रहा था और तीसरी जगह खेल रहा होगा के रूप में परिवर्तित हो रहा है। और हमने इसको नीले रंग से अलग करने की कोशिश की। आगे हमने इसको कॉलम्स में बना के आपको दिखाया कि किस तरह से हमने सब्जेक्ट को एक कॉलम में रखा, वर्ब को दूसरे कॉलम में रखा और बीच में हेल्पिंग वर्ब को रखा। अब तक आप समझ चुके हैं कि ये समय बताने का कार्य करती हैं, उन्हें हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और जो ब्लू कलर में हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। बच्चों, इसके बाद हमने देखा कि तीनों वाक्यों में कर्ता एक ही है, क्रिया भी एक ही है, किंतु क्रिया का समय भूत, वर्तमान एवं भविष्य काल में दिखाई पड़ता है। इसीलिए जो मुख्य क्रिया होती है उसको हम कहते हैं कि ये हमें क्रिया का प्रकार बताती है कि हम कौन सा काम करें। समय बताने, मतलब समय बताने का काम करती है सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया जो होती है उसको हम कह सकते हैं एक्शन बताने का काम करने वाली एक्शन टेलिंग वर्ब, और जो सहायक क्रिया होती है उसको हम टाइम टेलिंग या समय बताने वाली क्रिया कहते हैं। क्रिया के जो रूप थे उसके बारे में हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था। हमने अपने शिक्षक साथियों से निवेदन भी किया था कि वे कृपया अपने बच्चों को अब उस मानसिकता से और उस आधे अधूरे ज्ञान से आगे अवश्य ले जाएं, जिसमें उनको पिछले कई सालों से सिर्फ ये बताया जा रहा है कि क्रिया के 3 रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। हमारा ऐसा मानना है कि हम उनको इनके सही नाम पहले याद कराएं। जी बिल्कुल। हम उन्हें बताएं कि किस तरह से जो प्रेजेंट फॉर्म है, जिसको फर्स्ट फॉर्म के रूप में बच्चे जानते हैं, उसको हम ये भी बताएं कि ये मेन वर्ब ही होती है। हम उन्हें बताएं कि प्रेजेंट फॉर्म में फर्स्ट और सेकंड 2 तरह के हमारे पास में
क्या कर्ता होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो हमें एक वचन कर्ता के साथ जो फर्स्ट कैटेगरी में हमने रखे हैं उसके लिए कौन सी क्रिया लगानी पड़ती है और बहुवचन कर्ताओं के साथ कौन सी मुख्य क्रिया लगानी पड़ती है अर्चना जी, ये भी बताना पड़ेगी। इसीलिए हमने अपने मॉनिटर पर आपको दिखाया है कि किस तरह से जो प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो मेन वर्ब है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जाती है, और जो सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसमें जो मेन वर्ब आपकी है उसमें एस, ई एस या आई ई एस स्पेलिंग रूल्स के अनुसार कहीं पर एस लगेगा। जैसे अगर मान लीजिए राइट लिखा हुआ है तो राइट्स हो जाता है, सिंग लिखा है तो सिंग्स हो जाता है, सिर्फ एस जोड़ा गया। लेकिन अगर बुश लिखा हुआ है, एस एच आया हुआ है तो उसमें ई एस लगेगा, बुशेस होगा। बॉक्स है तो उसमें ई एस लगेगा, बॉक्सेस होगा। अगर मैंगो है तो उसमें ई एस लगेगा, मैंगोज होगा। इसी तरह से आई ई एस, अगर बेबी है तो बेबीज आई एस से बनेगा, लेडी है तो लेडीज बनेगा। तो खैर इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे हम लोग नाउन्स में, अब लेडी से लेडीज हमने आई एस के साथ बनाया, तो ऐसे ही क्रियाएं होती हैं। क्रिया में अगर क्राई आया हुआ है तो क्राइज आई ई एस के साथ बनेगा। जी जी बिल्कुल। तो हम बच्चों ये देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं और प्लूरल से सिंगुलर। संज्ञा शब्दों में जब हम आई ई एस, एस या ई एस लगाते हैं तो प्लूरल बनते हैं, और क्रिया शब्दों में जब हम ये लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाते हैं। ये हम आपको पिछली कक्षा में बता चुके हैं। पास्ट फॉर्म को हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में जानते हैं, पर इसे पास्ट फॉर्म के रूप में जाने। पास्ट पार्टिसिपल को हम थर्ड फॉर्म के रूप में जानते हैं। लेकिन बच्चों ये बात आप ध्यान से सुन लें कि परीक्षा में कभी भी ऐसा नहीं आता है आपको कोई भी डायरेक्शन कि यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। परीक्षा में हमेशा आता है यूज पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यूज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। इट नेवर कम्स लाइक दिस कि यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जी बिल्कुल। इसलिए बच्चों को हम लोग ये सावधानियां बरतें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर थोड़ा सा अगर एक्सरसाइज के थ्रू हमारे टीचर्स बच्चों को कुछ एग्जांपल्स दे के अगर इसको कराएं तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर इस ढंग से कराया जाए तो ये तो बहुत उनके लिए बहुत क्रिया के रूप अगर इस तरीके से बता दिए जाएं तो उनके लिए बहुत आसान ये हो आपने जाएगा। अपने शिक्षक साथियों से जो सुझाव आपने दिया, साथियों आप नोट करें कि अर्चना जी ने आपसे कहा कि हम लोग एक्सरसाइजेस के माध्यम से ये बताएं। हम बच्चों को बताएं कि परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं। परीक्षा में प्रश्न आते हैं डू एज डायरेक्टेड। जी जी। अब डू एज डायरेक्टेड में एक सेंटेंस लिखा होता है, उसके ब्रैकेट में लिखा होता है नाउ चेंज इट यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वहां कहीं भी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लिखा होता। क्या लिखा होता है? यूज पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। इस तरह से हम लोग उसको यूज करते हैं। बच्चों इसके बाद में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में आप लोगों को बहुत जानकारी नहीं होती है। सब कहते हैं आईएनजी लगा दो। भाई आईएनजी लगाने से क्या नाम हो जाएगा उसका? प्रेजेंट पार्टिसिपल या कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में यूज होती है। इसके बाद हमने आपको आज जो बता रहे हैं वो देखेंगे बच्चे। ये हमारी नई स्लाइड होगी जो आपने पिछली बार नहीं देखी थी। हमने तीन जो मुख्य टेंसेस हैं, ऊपर आप देख रहे हैं टेंस, साइड में लिखा है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और प्रत्येक में फिर चार उसके सब सेक्शंस हैं। प्रेजेंट में भी इंडेफिनिट होता है, पास्ट में भी इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर में भी इंडेफिनिट होता है। इसी तरह से चारों आपके तीनों में कॉन्टिन्यूअस होता है, तीनों में परफेक्ट होता है, तीनों में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो 3 into 4 अगर करें तो टोटल कितने टेंसेस हुए आपके? 12। जी। अब ये 12 टेंसेस में अर्चना जी आप यहाँ कोई खास चीज देख रही हैं? हमने किस तरह से इनको दिखाने की कोशिश की है? जी हाँ, ये कलर आपने जो एक खास कलर पिंक, ये बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे, बच्चों के दिल में भी कंफ्यूजन होगा कि ये कलर अलग से क्यों आपने यूज किया है। देखिए इसके पहले आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। इसके पहले मैं बच्चों आपको इस स्लाइड के सबसे नीचे जहाँ नोट लिखा हुआ है उसको पढ़ने की आपको मैं सलाह दूंगा। आप इसको मेरे साथ पढ़िएगा। MV मीन्स मेन वर्ब। जहाँ जहाँ हमने MV लिखा होगा उसका मतलब होगा मेन वर्ब। एंड MV प्लस SES IES जहाँ लिखा है उसका मतलब होगा जो मेन वर्ब है। जैसे गो है तो गो के साथ में क्या लगेगा? ES। जी, गोज। अगर वो कम है तो क्या लगेगा? S। जी। अगर वो क्राई है तो क्या लगेगा? Y हटेगा और IES। तो ये इस तरह से हमने क्या किया, मेन वर्ब में जब ये जोड़ेंगे SES या IES तो वो सिंगुलर फॉर्म बन जाएगा और मेन वर्ब है जो प्लूरल रहेगा। ऐसे ही फर्स्ट फॉर्म को हमने प्रेजेंट लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म को हमने पास्ट लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म को हमने पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल को हमने ING या कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में यहाँ पर आपको बताया गया है। तो इनमें से
वो कॉलम में स्पेस चूंकि कम होता है, इसलिए हमने जो सबसे छोटा टर्म आ सकता है उसको यूज़ किया और नीचे आपको ये डिफाइन किया हो। जी जी अब कलर्स के बारे में जहाँ तक आपका सवाल था, तो पहले हमने इंडेफिनिट में देखिए, तीनों इंडेफिनिट हमारे सामने हैं। फर्स्ट फॉर्म के लिए हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो तीनों में ही हमने ब्लैक कलर मेन वर्ब है या मेन वर्ब में SES का जो इस्तेमाल हुआ है जहां पर वो शो किया है बच्चों। लेकिन अर्चना जी ने पूछा कि बीच में हमने ये एक दूसरा कलर क्यों यूज किया? जी बिल्कुल, अफर्मेटिव के लिए। जी जी जी। तो बच्चों पहले तो मैं आपको बता दूं, ये AFF का मतलब है अफर्मेटिव, NEG का मतलब है नेगेटिव और INT का मतलब है इंटरोगेटिव। ये इनका एब्रीवेटेड फॉर्म नहीं है, लेकिन जगह कम होने की वजह से हमने इसको ऐसा लिखा। अर्चना जी, तीनों ही इंडेफिनिट में सिर्फ और सिर्फ जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है वही यूज होता है। जी जी बिल्कुल। अपवाद के रूप में पास्ट इंडेफिनिट का जो एफर्मेटिव होता है उसमें हम लोग पास्ट फॉर्म यूज करते हैं। इसलिए हमने क्या किया है, तीनों इंडेफिनिट में हमने काले रंग से प्रेजेंट फॉर्म को शो किया है और पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में हमने ये दूसरा जो रंग है, इसको आप कौन सा रंग कहेंगे? पिंक कलर। पिंक कलर का जो है उसका इस्तेमाल किया हुआ है। मैं चाहूंगी मिस्टर तिवारी कि अगर आप 2-3 एग्जाम्पल से समझाएं तो हमारे बच्चों को थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। जी जी जी, आप देखिएगा बच्चों, मैं आपको ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस पहले बना रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब इसमें आप देखिएगा हमने लिखा राम जाता है, तो हमने लिखा राम हमारा सब्जेक्ट हुआ, प्लस हमने गो लिखा जो कि हमारा प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, प्लस हमने इसमें ES लगाया स्पेलिंग रूल्स के हिसाब से, तो ये राम गोज हमारा सेंटेंस बना। जी ठीक, जी बिल्कुल। अच्छा, फिर हम इसको पास्ट में लेके गए। जी, तो यहाँ पर हमने पहले इसका नेगेटिव भी कर दें, एफर्मेटिव भी कर दें, जी जी तो ठीक रहेगा। तो इसका जब नेगेटिव हमने किया बच्चों, तो हमने इसको लिखा राम डज नॉट गो। तो यहां भी बच्चों आप देख रहे हैं कि हमने प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल किया। अब प्रेजेंट फॉर्म में से ES क्यों हट गया, ये हम आपको आगे जब टेंसेस को डिटेल में पढ़ाएंगे तब बताएंगे, क्योंकि हमने डज का इस्तेमाल किया तो ES हमारा यहां आ गया। ठीक, और फिर हमने इसको जब इंट्रोगेटिव किया तो हमने डज राम गो किया, डज राम गो, और ये क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहां भी हमने प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल किया। तो हमने इस तरह से देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के तीनों ही तरह के सेंटेंसेस में, चाहे वो एफर्मेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, और अर्चना जी चाहे वो इंटरोगेटिव हो, हमने तीनों जगह पे प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। बच्चों आप देखें और अपने टीचर्स से इसके बारे में आप डिटेल में फिर चर्चा करें कि हमने तीनों जगह प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल किया। हमारे बच्चों को एक कंफ्यूजन और होता है मिस्टर तिवारी, कई बार वो ये लिख देते हैं राम नॉट गो। तो ये तो हमने राम डज नॉट गो, इसको हम जब डिटेल में इनको पढ़ाएंगे तो ये इसके साथ हम ये भी बताएंगे कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसकी जो सहायक क्रियाएं हैं बच्चों, क्रिया का मुख्य फॉर्म तो हमने आपको बता दिया, सहायक क्रियाएं जब हम आपको विस्तार से बता रहे होंगे तब बताएंगे कि एक वचन के साथ में डज और बहुवचन के साथ में आपका डू का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो सहायक क्रियाएं होती हैं। तो जब नेगेटिव बनाना है तो डज नॉट और डू नॉट का इस्तेमाल इस तरह से होगा। राम चूंकि एक वचन है तो राम डज नॉट हो जाएगा, और राम और मोहन दो होते तो डू नॉट हो जाता। जी जी। इसके बाद बच्चों हम देख रहे हैं दूसरे में आप देख रहे हैं कि हमने ये जो दूसरा एक गुलाबी सा रंग इस्तेमाल किया है, इसको हमने क्यों किया? जब हम पास्ट टेंस में जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, अर्चना जी आप भी ध्यान से देखिए जी, क्योंकि आपको इन बच्चों से फिर कल रिव्यू में भी बात करनी पड़ेगी। तो पास्ट इंडेफिनिट में आप देखें बच्चों कि हम इसको कहते हैं राम गया था। ठीक, ये हो गया जी। अब यहां पे हम करते हैं राम प्लस हमारा नियम क्या कहता है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, राम वेंट। और ये हमारा क्या है, एफर्मेटिव है। जी बच्चों आप ध्यान से देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव माने सकारात्मक, जी हाँ गया था। लेकिन जब इसी को हम नेगेटिव करेंगे, नहीं गया था, ये तो हो गया जाता है, ये नहीं जाता है, ये क्या वह जाता है, यहाँ पर गया था, नहीं गया था, क्या वो गया था।
तो जब नहीं गया था की बात आएगी तो यहाँ पे अर्चना जी ये हो जाएगा राम डिड नॉट गो। और ये गो। अब यहाँ पर बच्चों देखें कि ये जैसे हमने यहाँ बताया था कि इसकी सहायक क्रिया क्या थी, डू और डस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है, डिड होती है, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आती है क्योंकि एक ही होती है। जी हाँ। तो ये डिड नॉट हो गया, और इसके साथ उल्लेखनीय ये था कि ये गो फिर से हमने फर्स्ट फॉर्म यूज किया। ये भी बच्चे हमारे बहुत गलती करते हैं कि गो क्यों आता है डिड के साथ गो, इसको भी थोड़ा तो सा इसलिए हमने उनको यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि जो हमने टेबल दिया हुआ है, एक बार टेबल को आप जरा ध्यान से देखें बच्चों। अब देखिए टेबल में आप देख रहे हैं कि हमने पास्ट वाले कॉलम में एफर्मेटिव में क्या लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म, और हमने टेलीटॉप पे भी आपको दिखाया कि हमने सेकंड फॉर्म में राम वेंट करके बनाया, तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट यूज किया। नेगेटिव में हमने लिखा फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब, तो हमने राम डिड नॉट गो कर दिया, यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म गो आ गया। और डिड क्यों लगाया वो हमने बच्चों को बता दिया कि ये डिड हमारी सहायक क्रिया पास्ट इंडेफिनिट की होती है। जब इंट्रोगेटिव यूज किया तो फिर से बच्चों टेलीटॉप पे देखिए, ये इंट्रोगेटिव में हमने क्या किया, जैसे वहाँ डस को पहले लेके आए थे, यहाँ पे हम डिड को पहले लेके आए, डिड, फिर हमने लिखा राम, और फिर हमने लिखा गो, और ये क्वेश्चन मार्क लगाया। अब आप देखिए यहाँ भी हमने गो जो है फर्स्ट फॉर्म यूज किया। तो ये मैं इनको एक बार लाल कलर से और बता देता हूँ। पहले बच्चों ये देखेंगे कि हमने देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसा आपसे कहा वैसे ही हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज कर रहे हैं, ये प्रेजेंट फॉर्म है जी। एक वचन है इसलिए हमने साथ में ईएस भी जोड़ा है। और पास्ट इंडेफिनिट में बच्चों जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रेजेंट जो पास्ट इंडेफिनिट एफर्मेटिव है उसमें सेकंड फॉर्म आएगा, तो ये हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज किया। और बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमने फिर से उसका गो का फर्स्ट फॉर्म यूज किया।